ऐसा नहीं लग रहा जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लटक रहा हो? फॉक्सो कट कट कर दो अंकल। फॉक्सो क्या? कौन सा कट? फॉक्सो कट। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी बोल के गई है कि एकदम छोटा छोटा बाल करना है। अरे अंकल, फॉक्सो कट में एकदम बारीक बाल होता है, लेकिन स्टाइल में होता है। स्टाइल वाला कट करना है ना, तो पहले अपनी मम्मी से बुलवाओ। अरे अंकल कर दो ना, कुछ नहीं होगा। इस बार तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से काटेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लटक रहा हो? आपका स्टेटस देखा हमने, एकदम आलिया भट्ट एक्ट्रेस दिख रही थी। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम तो बोल रहे थे अपने नए हेयर स्टाइल के साथ तुम भी स्टेटस चेंज करने वाले हो। वो हमने सोचा हेयर स्टाइल नहीं चेंज करेंगे, लेकिन स्टेटस जरूर चेंज करेंगे। ये देख, चंदन के पेड़ से सांप फिसल कर गिर गया। आरती की चोटी गायब। ये तो मिरेकल हो गया। लेकिन ये मिरेकल हुआ कैसे? और वैसे है कहाँ आरती? आज कॉलेज नहीं आई? इस बिल्डिंग का काम काफी दिनों से बंद है सर। हम यहाँ समय समय पर राउंड लगाते रहते हैं और हर चीज को चेक करते हैं। लड़की जिंदा, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन खून काफी बहा हुआ है, शायद किसी और चीज का भी इस्तेमाल हुआ है। आसपास का पूरा एरिया स्कैन करो, शायद कोई और वेपन मिले। और लोगों से पूछताछ करो, कोई इसे जानता है क्या? ओके सर। हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं सर। सच में इस लड़की को यहाँ पर कोई नहीं जानता, और ना ही हमने इस लड़की को यहाँ पर लाते हुए किसी को देखा है सर। ठीक है त्यागी, इन सब का नाम, एड्रेस, फोन नंबर नोट करो। सर उस पत्थर के अलावा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो सस्पिशियस हो, और उस लड़की के पास भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। यहाँ पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कहीं नहीं है। सर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर गार्ड के अलावा आसपास में सिर्फ लेबर क्लास के लोग रहते हैं। मैंने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनमें से कोई भी इस लड़की के बारे में नहीं जानता। लेकिन ये लड़की देखने में लेबर क्लास की नहीं लग रही है। सर हो सकता है ये लड़की इस एरिया की हो ही ना, और ये एरिया काफ़ी सुनसान भी है सर। अंधेरा होने के बाद ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं है यहाँ पर। हो सकता है इसी बात का फायदा उठाकर कोई पर्पसली से यहाँ लेके आया हो। इस लड़की के कपड़े काफ़ी फटे हुए थे, मुझे लगता है इसके साथ रेप किया गया होगा और फिर इसे जान से मारने की कोशिश की गई होगी। किलर को लगा होगा कि लड़की मर चुकी है, लेकिन लड़की जिंदा थी। एंड नाउ आई रियली होप कि डॉक्टर्स इसकी जान बचाने में कामयाब हो जाएं। आरती अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी।
पर पुलिस उसके नाम और पहचान से अनजान थी और काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस आरती से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई थी। वहीं उसका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की गई थी कि आरती कोमा में जा चुकी थी। लड़के की बॉडी में मल्टीपल वाउंड्स है और सर तो बहुत बुरी तरह से कुचला गया है। कोई भी उसको देखता तो वो मरा हुआ मान लेता, लेकिन आई मस्ट से कि नॉट ओनली गॉड सेव्ड हर बल्कि आप लोगों के एफर्ट्स ने भी उसको बचाया कि वो जिंदगी अभी तक लड़ रही है। बट आई विल अप्रिशिएट यू एज वेल डॉक्टर। मुझे ये बताइए कि बाकी चोटों के अलावा रेप का कोई साइन है? नहीं, रेप का कोई साइन नहीं है, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव थी वो और उसकी उम्र कोई 18 से 20 साल। तो ये लड़की कोमा से बाहर कब तक आ पाएगी? ऐसे केसेस में कहना मुश्किल होता है। लेकिन हम अभी तक उसकी पहचान भी नहीं करवा पाए हैं, तो हम उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लें? नो, उसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है। इट विल बी वेरी रिस्कियर। लेकिन सर इस कंडीशन में हॉस्पिटल का खर्चा? देखिए, उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बट अबव ऑल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हमें नहीं लगा था कि हमारी दोस्ती इस तरह की से हो जाएगी, लेकिन स्वीटी जरा बाहर आना। एक मिनट। आई माँ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? चिनू, चिनू बेटा। आया पापा। सर, हमने उस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास के एरियाज में भी पूछताछ की, लेकिन वहां पर भी उस लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन सर, हमने उस लड़की का फोटो दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशंस में सर्कुलेट करवा दिया है। अगर उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई होगी तो उसकी पहचान पता चल सकती है। लेकिन पता हमें उस आदमी का भी लगाना है जिसने उस लड़की को उस हालत में पहुंचाया। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई और जब उसने रेजिस्ट किया तो उसका मर्डर करने की कोशिश की गई। उस एरिया के सभी हिस्ट्री शीटर्स और उठाई गिरों को राउंड अप करो और उस लड़की की करंट फोटो सोशल मीडिया और अखबारों में सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। आरती की पहचान पता करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी, पर सोशल मीडिया और न्यूज की मदद लेने के बावजूद उसका कोई करीबी सामने नहीं आया था। दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं फाइल हुई थी और दूसरे स्टेट्स की पुलिस से भी कोई क्लू नहीं मिल पाया था। एक तरफ पुलिस आरती की कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, वहीं उसके गुनहगार का पता लगाने के लिए एरिया के हिस्ट्री शीटर्स और उठाईगिरों को राउंड अप किया जा रहा था। लेकिन आरती किसके अपराध का शिकार हुई होगी, ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। 30 दिन गुजर चुके थे, पर उसकी पहचान का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था और ये केस एक ब्लाइंड केस नजर आ रहा था। ये केस चाहे जितना भी ब्लाइंड हो, लेकिन उस लड़की के होश में आने की उम्मीद अभी भी कायम है। उस लड़की का बयान अब भी इस ब्लाइंड केस को रोशनी दे सकता है। जी डॉक्टर यादव। गुड न्यूज़ है सर। सर, लड़की ने सेंसेस गेन करना शुरू कर दिया है। उसकी आई बॉल में मूवमेंट है और उसने आई कांटेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दिया सर। हालांकि उसकी आंखों से अक्सर आंसू ही निकलते रहते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से सेंसेस में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन उसे बोलने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन उसके बयान पे डिपेंडेंट है। सर, कह नहीं सकता, हमें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आरती की खामोशी में दर्द का अंबार था और अपनी पीड़ा को वो शब्द भी नहीं दे पाती थी। लेकिन डॉक्टर्स की एक लंबी कोशिश के बाद पुलिस अब उसका बयान लेने की कोशिश कर रही थी। पर क्या उसका कहा, उसकी पहचान और उसके अपराधी तक पहुंचने में उसका बयान मदद कर पाएगा? बताइए, क्या नाम है आपका? ये सिर्फ अपना नाम नहीं, सब कुछ बताएंगी, लेकिन मुझे लगता है ये शायद किसी को मिस कर रही है। हो सकता है आप जिसे मिस कर रही हैं वो भी आपको मिस कर रहा हो। आप पापा मम्मी को याद कर रही हैं? बताइए। छोटू। कौन है छोटू? आपका भाई है? बेटा भाई। छोटू आपका बेटा है? क्या उम्र होगी छोटू की? मेरे ख्याल से इनको ठीक से याद नहीं है, हमें थोड़ी मदद करनी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम सब गेस करते हैं, आप बताना हमें से कौन सही है। डॉक्टर यादव, मुझे लगता है छोटू 1 साल का होगा, आपको क्या लगता है?
मेरे ख्याल से 1.5 साल का भी हो सकता है, नहीं? सर छोटू 2 साल का भी हो सकता है या फिर 2.5 साल का। 10 साल। 10 साल? और छोटू आपका बेटा है? छोटू के पापा कहाँ रहते हैं, आपके पति? छोटू के पापा का क्या नाम है? अब आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। सर इस लड़की की उम्र 18 या 20 साल से ज्यादा नहीं होगी और ये बोल रही है कि इसका एक 10 साल का बेटा है। हाउ इज इट पॉसिबल? हो सकता है उसके बेटे की उम्र 10 साल। नॉट पॉसिबल। 10 साल का बच्चा नहीं, उसका कोई बच्चा हो ही नहीं सकता है। हमने मेडिकल एग्जामिनेशन किया उसका, बच्चा डिलीवर करने की बात बहुत दूर है, उसने आज तक कभी कंसीव ही नहीं की। तो फिर ये छोटू होगा कौन जिसे ये अपना 10 साल का बेटा बोल रही है? वो ट्रॉमा में है, वो वही बोल रही है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। उसे अपना बोला सच लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट यही है कि वो किसी भी बच्चे की माँ नहीं है मेडिकली। लेकिन डॉक्टर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिस बच्चे की बात कर रही है ये उसकी सौतेली माँ हो सकता है इसकी शादी किसी ऐसे आदमी से हुई हो जिसका पहले से ही 10 साल का बच्चा था और उसका नाम छोटू है। चीनू, चीनू, आए मम्मी। क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है ये तुमने? घंटों तक करते क्या रहते हो तुम बाथरूम में? अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो तुम? आज चीनू फिर 1 घंटे से बाथरूम में घुस के बैठा हुआ है। हाँ तो तुमने मारा होगा उसे, इस डर से वो बाथरूम में घुस गया। हाँ, हम तो माँ है ही नहीं, हम तो जल्लाद है। अरे इतनी तरफदारी मत कीजिए उसकी, पानी सर के ऊपर से जा रहा है। क्या? चिनू आप 1 घंटे से बाथरूम में थे, क्या कर रहे थे? हमारे पेट में दर्द था। फिर झूठ बोल रहा है ये। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे बेटा तो आपके पेट में दर्द था तो आपको मम्मी को बताना चाहिए था ना। बोला तो था, लेकिन ये फोन पे बात कर रहे थे। फिर उन्होंने गुस्से से कहा हमारा दिमाग मत खा, जाकर अपने पापा को बोल। दिख रहा है मुझे तुम कितनी अच्छी माँ हो। तो तुम कौन से अच्छे बाप हो? तुम्हारी वजह से तो बिगड़ रहा है ये। हमारी वजह से बिगड़ रहा है, हमारी वजह से बिगड़ रहा है और अपने आप को माँ कहती हो तुम। किस्मत खराब है हम दोनों की जो तुमको झेलना पड़ रहा है। चलो सुनो, आइंदा इस पर हाथ मत उठाना तुम। इसे इतना सर पे चढ़ा के अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, पछताओगे एक दिन। सर अगर वो लड़की 10 साल के छोटू की सौतेली माँ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने पति के धोखे का शिकार हुई हो? शायद इसलिए उसका पति उसकी पहचान के लिए सामने नहीं आया। मिश्रा होने को तो कुछ भी हो सकता है उसके पति ने उस लड़की के साथ साथ उसके घर वालों को भी धोखे में रखा हो, या फिर उस लड़की का कोई करीबी हो ही ना। चांसेस इस बात के भी हैं कि उस रात उस लड़की के साथ साथ उसके किसी करीबी को भी मारने की कोशिश की गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का छोटू उस रात इसके साथ ही था और इस लड़की को घायल करके छोटू को अगवा कर लिया गया। ये लड़की हमें 2 अगस्त को मिली थी। मिश्रा पता करो 2 अगस्त के आसपास किसी 10 साल के बच्चे की लाश मिली है या कहीं कोई मिसिंग बच्चा बरामद हुआ हो जिसकी उम्र 10 साल के आसपास की हो। इससे हमें छोटू की कोई लीड मिल सकती है। सर हालांकि उस लड़की ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन जो कुछ भी बोला उसके बोलने के लहजे को नोटिस किया सर आपने? मतलब? 1 मिनट सर, ये सुनिए। छोटू। कौन है छोटू? आपका भाई है? बेटा भाई। सर उसने छोटू को छुटुआ और हे को हाई प्रोनाउंस किया। सर ऐसी बोली यूपी में बोली जाती है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है यूपी का, कन्नौज का, उसका बोलने का लहजा भी सेम ऐसा ही है। सर हो सकता है कि ये लड़की कन्नौज के किसी एरिया की हो। हेलो। हेलो कांचा दीदी, कैसे हो आप? आकांक्षा, सॉरी इट्स रॉन्ग नंबर। हेलो। हेलो कांचा दीदी, आपने फोन क्यों काट दिया?
यहाँ कोई आकांक्षा नहीं रहती, आपने गलत नंबर डायल किया है। हमने तो 87676044 पे फोन लगाया है। हाँ, ये नंबर हमारा है, यहाँ कोई आकांक्षा नहीं रहती है। आपका नाम क्या है दीदी? बताइए, क्या है आपका नाम? पारुल। देखो बेटा, यहाँ कोई आकांक्षा दीदी नहीं रहती है। लेकिन आपकी आवाज तो बिल्कुल आकांक्षा दीदी जैसी है। बट हम आकांक्षा नहीं है। तो क्या हुआ? लेकिन आप दीदी तो हो। क्या आप हमारी दीदी बनोगी? हम पक्का आपको आपके छोटू से मिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि आप छोटू के साथ कहाँ रहती थी। आपका घर तो कन्नौज में है ना? कन्नौज। कन्नौज में कहाँ रहती थी आप? कन्नौज। 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 आरती की पहचान पता करने के लिए पुलिस बारीक से बारीक सूचना को एक बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन आरती वाकई किसी 10 वर्षीय छोटू की सौतेली मां होगी, इस रहस्य का कोई भी सिरा जुड़ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उसका कन्नौज से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। सर, कन्नौज टेरिटरी में 3 तहसील हैं, छिबरामऊ, तिवागंज और मैन कन्नौज, और इन तीनों तहसील में कुल मिलाकर 257 गांव और कस्बे हैं और 9 थाना क्षेत्र हैं। सर, मैंने सभी थानों में उस लड़की का फोटो सर्कुलेट करवा दिया था, लेकिन वहां पर उस लड़की से जुड़ी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। लेकिन सर, इस बात के भी पूरे चांसेस है कि शायद किसी ने जानबूझ के उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई हो। एक कोशिश और करके देखते हैं। उस लड़की के सामने इन 257 गांव और कस्बों का नाम लेकर एक बार फिर से पूछताछ करते हैं। हो सकता है उसे अपने गांव का नाम याद आ जाए। राइट सर। आप यही सोच रही है ना कि आप घर कब जाएंगी, घर वालों से कब मिलेंगी, है ना? देखिए, आपके इंतजार का समय अब खत्म हो गया। हम एक ऐसी जादू की झड़ी घुमाएंगे कि आपको सब याद आ जाएगा, लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। आपको याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अकबरपुर में तुम्हारा घर है? मुस्तफाबाद, असह, बारामऊ, बंगेर, बारका गांव। पुलिस की यह कोशिश अंधेरे में तीर चलाने से कम नहीं थी, पर क्या यह कोशिश वाकई रंग लाने वाली थी? किशनगंज, गुरसाईगंज। गुरसाईगंज तुम्हारा गांव है, वही तुम्हारा घर है? गुरसाईगंज। सर, गुरुसाईगंज को वहां के लोकल लोग गुरुसाईगंज प्रोनाउंस करते हैं। अगर उसने इस नाम को रिकॉग्नाइज किया है तो हो सकता है वो लड़की गुरुसाईगंज गांव की हो। नहीं सर, वो गांव नहीं है। गुरुसाईगंज कन्नौज का ही बड़ा कस्बा है जो गुरुसाईगंज थाना क्षेत्र में आता है। अरविंद, गुरुसाईगंज चलने की तैयारी करो। ओके सर। सर, आपका फ़ोन आने के बाद से ही हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया है। सर, इस लड़की की ना तो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और ना ही इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन पांडे जी, अब जरा कोशिश लग के करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पक्का यकीन है कि ये लड़की यहाँ गुरुसाईगंज की रहने वाली है। अगर इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी होती तो हम इसको अपने साथ ले आते और इसका घर ढूंढने की कोशिश करते। पर सर, आपको हमसे जो भी हेल्प चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे। पांडे जी, या तो इस लड़की के माँ बाप यहाँ के रहने वाले हैं या हो सकता है इसका पति यहाँ का है। सर, ये शादीशुदा है? जी, और इसने एक बच्चे का नाम भी लिया है, छोटू। शायद ये उसकी सौतेली माँ है, क्योंकि छोटू की उम्र इसने 10 साल की बताई है। अब जाहिर सी बात है इसके पति की उम्र इससे 15-20 साल ज़्यादा तो होगी, और अगर इसके माँ बाप यहाँ के हैं तो इसने यहाँ के किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो की होगी। ठीक है सर, हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ पर काम करेंगे। शायद आप लोगों की तलाश यहाँ गुरुसाईगंज में खत्म हो जाए।
आरती सिंह। गुड जॉब पांडे जी। तो आखिर आपने पता लगा ही लिया कि उस लड़की का नाम आरती सिंह है। आरती, आरती नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह और ज्योति सिंह की बेटी आरती गुरसाहिबगंज गंधर्व महाविद्यालय की बीए की सेकेंड ईयर स्टूडेंट। याद आ रहा है? आरती आरती बेटा उठ, कॉलेज नहीं जाना क्या? उठ। क्या है माँ, 10 मिनट और सोने दो ना। उठ जा आरती, पापा पार्क से आने वाले हैं। आके देखा ना तो अब तक सो रही है, तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। ज्योति, तुम्हारी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई? चलो चाय बना के लाओ। हाँ, आरती हमारी ही बेटी है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती। क्यों? और आरती कब से आपके साथ नहीं रह रही? लेकिन आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप ये बताइए कि आपकी बेटी पिछले 4 महीने से कॉलेज क्यों नहीं गई है? और आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? क्या हुआ? बताने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सर, वो बात दरअसल ये है कि आरती 4 महीने पहले भाग गई थी यहाँ से। भाग गई थी? किसके साथ? हमें कुछ नहीं पता सर। कुछ पता नहीं है या कुछ छुपा रहे हैं? और पिछले 4 महीने से आपकी बेटी गायब है, लेकिन आपने उसकी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। हम ऐसा कुछ भी करते तो हमारी खानदान की बदनामी होती। अपनी बदनामी की फिक्र है, बेटी की नहीं है। आपको पता भी है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माफ कर दो बेटा। सर, पहले तो आरती के बाप ने आरती की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की और अब उसके आगे रोकर अपनी किसी गलती की माफी मांग रहा है। सर, कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती के बाप ने उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ करवा दी हो जिसका ऑलरेडी 10 साल का बच्चा हो? आरती और उसके पेरेंट्स के बारे में और अच्छे से पता करो। और मिश्रा, जब इन दोनों का रोना धोना खत्म हो जाए, इन्हें पुलिस स्टेशन लेके आओ। सर, अरे हमारे पति तो रोज कहते हैं कि हमसे शादी करके पछता रहे हैं। हमारे बेटे को भी ऐसा बना दिया कि हमसे ही बगावत करता है। चीनू, हम बाद में कॉल करते हैं। कहाँ जा रहा है? बाथरूम नहीं जा रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है? खेलने। हमसे पूछा तूने? नहीं। कहीं खेलने वेलने नहीं जाना है? चलो अपना होमवर्क खत्म करो पहले। किसको फोन लगा रहा है? हेलो पापा, मम्मी ने हमें फिर से मारा। सर, आप बेकार में शक कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर आरती के भागने के बाद रिपोर्ट नहीं करा है। लेकिन सर, अब हमें अपनी गलती का आभास हो रहा है। कहीं आपकी गलती ये तो नहीं थी कि आपने अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करवाई जो ऑलरेडी शादीशुदा था? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो फिर आरती ये क्यों बोल रही है कि उसका 10 साल का बेटा है? क्या? अब ज्यादा ड्रामा मत करो, नहीं तो मैं अपने तरीके से सच बुलवाऊंगा। सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो भागने के बाद कहाँ गई ये भी हम नहीं जानते। करीब 4 महीने पहले हम सुबह आरती को जगाने के लिए उसके कमरे में गए। आरती, आरती के पापा, आरती के पापा, आरती के पापा। क्या हुआ?
आरती घर में कहीं पे भी नहीं है। और ये देखिए। सर, उसके गायब होने का रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम इस बात पे शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। वो सिर्फ खुद ही नहीं भागी थी, बल्कि घर से 2 लाख के गहने और 25,000 रुपये भी गायब थे। अब अपना किया छुपाने के लिए अपनी बेटी को चोर भी बोल रहे हैं? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि एक दिन भूले भटके सही सलामत शायद वो घर वापस आ जाएगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बुरा हो। आपने कहा कि आरती फोन इस्तेमाल करती थी, उसका नंबर दीजिए। आरती का मोबाइल नंबर पता चलते ही उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाने लगे। आरती के माता पिता शक के घेरे में थे। उनकी आरती से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जाने लगी। सर, इन लोगों ने आरती की शादी की होगी ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन आरती का बाप एक नंबर का लालची और घमंडी इंसान है। आरती को मारता भी बहुत था। हम तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हम तुम्हें खुली छूट दे देंगे। आज इतनी लेट क्यों आई? बोल। आरती, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं। बता ना। अरे बता। तू यहाँ पढ़ नहीं रही है, भजन कर रही है। क्या काजल, तुम भी हमारा मजाक उड़ा रही हो? मजाक तो अपना तुम खुद उड़वाती हो। 5.25 फीट की हाइट और ये 3 फीट की चोटी, ऊपर से माथे पे चंदन का टीका। खुद को बदलती क्यों नहीं? क्या करें, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है, जो पापा कहते हैं वही करना पड़ता है। कल आप हमसे मिलने आ रहे हैं ना? सोचेंगे। पर आपने तो कहा था कि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं। अभी हम सच में बहुत बिजी हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं, प्लीज बाय। सर, आरती का जो नंबर उसके पेरेंट्स ने दिया था वो नंबर 4 महीने पहले गुरु साहेबगंज में बंद हुआ था। ये देखिए सर। लेकिन सर, ये नंबर बंद होने से पहले आरती की किसी राकेश शर्मा से काफी बातें होती थी। राकेश शर्मा? हाँ सर, ये राकेश शर्मा। सर, इसका नंबर अभी बंद है, लेकिन इसका ये नंबर लखनऊ के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। लखनऊ? क्या बात है चीनू, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो? कोई पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं है इसका। इतना लाड करेंगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। खुद को देखो जरा, जीना आराम कर रखा है तुमने। राकेश शर्मा जी। हेलो विनीत, राकेश को पुलिस लेके गई है। सर, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हमने किया क्या है? 2 अगस्त तिमारपुर दिल्ली, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे तूने एक कांड किया था। मैं इस लड़की को पहचानता तक नहीं हूँ। तेरे नंबर से इस लड़की को लगातार फोन होते थे और तू कह रहा कि तू उसे जानता भी नहीं है। नहीं सर, हमने कभी इस लड़की को फोन ही नहीं किया है। तेरा दूसरा नंबर बंद क्यों है? हमारा फोन चालू है, 44 76 32 289। आप लगा के देख लो ना। इस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस नंबर की बात कर रहा हूँ जिससे तू आरती को कॉल किया करता था। 4453666891। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नंबर हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं सर। ये नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, हमें जरूर कोई फंसा रहा है सर। कौन फंसाएगा तुझे? कौन दुश्मन है तेरा? हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। और 2 अगस्त को तो हम अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए कोलकाता गए हुए थे। मम्मी, पापा को पुलिस क्यों लेके गई? दीदी, क्या हुआ, कुछ पता चला? दीदी वो जीजा जी, आप थोड़ा साइड में आइए ना। क्या? सर, राकेश शर्मा का एक 10 साल का बेटा भी है, चीनू। ये उसका फोटो सर। कहीं ये चीनू ही तो छोटू नहीं है जिसके बारे में आरती बात कर रही है? हो सकता है राकेश ने आरती को शादी के सपने दिखाए हों और आरती इसी चीनू को छोटू समझ रही है। लेकिन सर, ये चीनू राकेश और उसकी बीवी पूनम का बेटा है, और मैंने पता किया कि ये राकेश अपनी बीवी और चीनू के साथ ही रह रहा था। तो फिर आरती से उनका कनेक्शन मुझे नहीं लगता सर। अरविंद, राकेश का वो नंबर जिससे वो आरती को कॉल करता था और उसका दूसरा नंबर, उन दोनों नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और राकेश से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। राकेश की बीवी और उसके बेटे चीनू से बात करते हैं और वहाँ दिल्ली में मिश्रा से कहो कि आरती से राकेश और उसके बेटे के बारे में बात करें। ओके सर। क्या ये वही आदमी है जो तुम्हें दिल्ली लेकर गया था? क्या इसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? पहचानने की कोशिश करो,
इसका नाम राकेश है। अच्छा, और इस बच्चे को जानती हो? यही छोटू है ना? आरती ने जिस 10 वर्षीय छोटू को अपना बेटा बोला था, उसके चीनू होने का कोई प्रमाण नहीं था और राकेश से जुड़ी जानकारियां इस केस को और उलझाने वाली थी। इस एड्रेस को कंफर्म करो। सर, राकेश 1 से 5 अगस्त के बीच अपने ऑफिस के काम से कोलकाता में ही था। मैंने उसकी एलिबाई भी चेक की। लेकिन राकेश के फोन से आरती को फोन तो होते थे। सर, राकेश ने जो नंबर हमें दिया था वो 1 से 5 अगस्त के बीच कोलकाता में ही एक्टिव था। ये देखिए सर। और राकेश का जो नंबर हमें आरती के कॉल रिकॉर्ड में मिला वो 1 और 2 अगस्त को बंद था। अगर राकेश कोलकाता में था तो हो सकता है उसने किसी और से आरती को मरवाने की कोशिश की हो। सर, राकेश के जो दोनों नंबर्स हमारे सामने आए, मैंने पता किया उन दोनों नंबर्स का लोकेशन पैटर्न सिमिलर नहीं है। मतलब कई बार उन दोनों नंबर की लोकेशन एक ही टाइम पर अलग अलग जगह की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर से आरती को कॉल होते थे वो नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा था। पॉसिबल है सर। और एक बात सर, राकेश के नाम रजिस्टर्ड जिस नंबर से आरती को कॉल होते थे वो नंबर राकेश के अरेस्ट होने से पहले तक भी एक्टिव था और उस नंबर से इन 2 लड़कियों को लगातार कॉल होते थे, स्वीटी और पारुल। इन दोनों के नंबर्स लखनऊ के अलग अलग एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, स्वीटी का फोन फिलहाल अभी बंद है लेकिन ये पारुल का नंबर अभी भी एक्टिव है। सर, ना हम आरती को जानते हैं, न स्वीटी को, न पारुल को। सर, हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है सर। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो तुझे फंसाएगा? और जो नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है वो कोई और कैसे यूज कर सकता है? वही तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद, फिलहाल इस राकेश को जाने दो, लेकिन इसकी हर एक्टिविटी में नजर रखना। अगर ये झूठ बोल रहा है तो सामने आ जाएगा। और इसके दोनों नंबर्स जिन जिन लोकेशंस पर एक्टिव रहते थे उन सभी लोकेशंस को ट्रैक डाउन करो। ओके सर। स्वीटी यहीं रहती है? हाँ सर, पारुल मेरी बेटी है, लेकिन बात क्या है? हमें पारुल से मिलना है। कहाँ है वो? सर, स्वीटी 3 दिन से गायब है। वो घर से गहने और पैसे लेके किसी लड़के के साथ भाग गई है। और 1 मिनट सर, चिट्ठी छोड़ गई है। हाँ सर, हमें उस नंबर से कॉल तो आते थे, बट कोई राकेश शर्मा नहीं, सोनू नाम का बच्चा हमसे बात करता था। सोनू? हाँ सर, एक बार उसने हमें गलती से फ़ोन किया था। हमने कहा कि रॉन्ग नंबर है, बट फिर उसके बाद वो मुझसे ज़िद करने लग गया कि आप प्लीज़ मेरी दीदी बन के मुझसे बात करिए। तो मुझे भी लगा छोटा बच्चा है, ठीक है तो मैं बात कर लेती हूँ। तो मैंने सिर्फ 4-5 बार उससे बात करी, बट उसके बाद फिर वो मुझसे मिलने के लिए ज़िद करने लग गया। तब मुझे कुछ गड़बड़ लगी, उसके फ़ोन कॉल्स भी बढ़ गए, तो फिर मैंने उसको फिर ब्लॉक कर दिया। सर, राकेश के नाम रजिस्टर्ड जिस नंबर से आरती को कॉल हो रहे थे मैंने उस नंबर की लोकेशन ट्रैक डाउन की। सर, वो नंबर ज्यादातर लखनऊ के इंदु नगर में एक्टिव रहा है जहाँ पे राकेश के बेटे चीनू का स्कूल है। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। ठीक है, तुम उनका पीछा करो और देखो कहाँ जा रहे हैं। सर, अभी अभी राकेश अपने बेटे चीनू के साथ घर से कहीं निकला है। हमारी टीम उनका पीछा कर रही है। अरविंद, हो सकता है राकेश ही अपने बेटे से फोन करवा के उन लड़कियों को फंसवाता हो। चीनू ने अपना नाम सोनू बता के पारुल से बात की और आरती के लिए वो छोटू बना। हो सकता है चीनू ही छोटू है। पारुल ने बताया था कि वो बच्चा उससे मिलना चाहता था, लेकिन पारुल ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। हो सकता है आरती उसकी बातों में आ गई हो और वो मिलने चली गई हो और उसके साथ वो सब कुछ हो गया। सर, स्वीटी भी 3 दिन से गायब है। मतलब वो चीनू का कहने पर ही उससे मिलने गई होगी और वो 3 दिन पहले अपने घर से गहने और पैसे लेकर गई थी और 4 महीने पहले आरती भी अपने घर से गहने और पैसे लेकर भागी थी। सर, आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्या कहा होगा जो ये दोनों लड़कियां अपने घर से इतना सारा पैसा और गहने लेकर भागी? अब ये तो राकेश ही बताएगा।
पापा की कोई गलती नहीं है, ये सब तो पीयूष अंकल ने किया है। पीयूष अंकल कौन? वो एक मोबाइल शॉप पे काम करते हैं। साहब, पीयूष हमारे यहाँ सेल्स बॉय था। 4 दिन पहले छुट्टी लेके अपने गांव गया। बोला उसकी माँ बीमार थी। कौन सा गाँव है उसका? मैंने एक दिन पापा से मोबाइल मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने पापा के पर्स से पैसे चोरी किए और पीयूष भाई की दुकान पे आके मोबाइल लिया। भैया, मुझे 3000 में कोई अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। बेटा 3000 रुपये में एंड्रॉइड फ़ोन नहीं आता है। हाँ, तुमको एक पुराना फ़ोन दे सकता हूँ मैं, लेना है? चलेगा तो। लेकिन फ़ोन के साथ साथ सिम कार्ड भी लेना पड़ता है, वो कैसे लोगे? उसके लिए मैं मेरे पापा का आधार कार्ड लाया हूँ। उन्होंने हमें सिम और मोबाइल दिया और कहा अगर हम उनके लिए इन लड़कियों से बात करेंगे तो वो हमारे पापा को नहीं कहेंगे, तो वो हमें नंबर देते गए और हम उनसे बात करते गए। आरती दीदी, क्या आप हमारी दीदी बनोगी? हमारी कोई दीदी नहीं है। भाई तो कोई हमारा भी नहीं है छोटू, लेकिन आप हमें दीदी की बनाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो आरती तुम्हें छोटू समझकर तुमसे बात करती थी और वो तुम्हें अपना छोटा भाई भी समझती थी। और पीयूष भैया हमारे बड़े भैया बन के उनसे बात करते थे। क्या बात करते थे? पता नहीं, लेकिन इतना पता है वो रात को मोबाइल लेके जाते थे और सुबह लौटा देते थे। तो ये पीयूष स्वीटी और पारुल से भी बात करता था? नहीं, वो पारुल दीदी से बात नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि पारुल दीदी को मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो स्वीटी दीदी से बात करते थे। और जब आप पापा को लेके गए तो वो सब मैंने पीयूष भैया को बताया। क्या? तू ऐसा कर, तू वो फ़ोन फेंक दे और बेटा किसी को कुछ बोलना मत, ठीक है? हाँ। लेकिन ये सब तो मैंने पापा को बताया था। सर, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब कुछ चीनू की गलती से हुआ था। हमें डर था कि आप लोग चीनू को परेशान करेंगे। पुलिस अब पीयूष के गांव को लोकेट कर चुकी थी, जहां से उसके घर का पता चला, लेकिन वहां भी उनके हाथ असफलता ही लगी। और इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना खबरी नेटवर्क अलर्ट किया और पीयूष के एक ठिकाने का पता चला। तुम बहुत अच्छे हो छोटू, तुमसे बातें करके हमें अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हमारा भी कोई है जिससे हम अपनी सारी बातें कर सकते हैं। दीदी, क्या आप मेरे भैया से बात करोगी? भैया से? मैंने उनको आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। साहब एक बार हम गलत नंबर पे रिचार्ज कर दिए थे साहब, और जब हमने उसका डीपी देखा तो साहब उसमें आरती की फोटो थी। साहब पारुल और स्वीटी का नंबर हमको इसलिए मिल गया था क्योंकि साहब वो हमारी दुकान पे रिचार्ज कराने आती थी साहब। सब चीनू की मदद से हम आरती से बात करने लगे, लेकिन सिर्फ एक ही मकसद से करते थे साहब। आरती की जिंदगी में बहुत दुख था साहब, तो हम उसको झूठा हमदर्दी देते रहते थे और वो हमको अपना दिल दे बैठी। हमारे पापा को हमारी कुछ नहीं पड़ी है और माँ की वो सुनते नहीं है। अगर यहाँ और रहेंगे तो मर जाएंगे। अरे मरने वरने की बातें मत करो यार, और तुमको चोटी काटना है ना तो काट दो, और जैसा बनना है वही से बन के रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा हमें जान से मार देंगे। देखो अगर ऐसा है ना तो अपने घर वालों को छोड़ के हमारे पास आ जाओ, ठीक है? और जैसा बनना चाहती हो वैसे ही बन के आओ। हम है ना, हम रखेंगे तुमको खुश। साहब वो हमारी बातों में ऐसे आई कि अपने घर का
सारा कैश, सारा गहना सीधा हमारे पास लेके आ गई। लेकिन चीनू को तो आरती अपना भाई मानती थी, फिर उसे अपना बेटा क्यों बोल रही? अब हमने बोला था उसको, हमने कहा था कि चीनू भले ही हमारा छोटा भाई है, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद वो हमारे बेटे जैसा है और उसको बेटे की तरह ही पालेंगे। सब ये सब सपना दिखाया हम उसको, और वो नहीं जानती थी साहब कि हमारे मन में क्या था। साहब हमने उसके साथ वहाँ पे 3 दिन गुजारे और फिर हम उसको वापस घर जाने के लिए बोलने लगे। साहब वो ऐसे हमारे गले पड़ गई कि हम उसको और नहीं घुमा पाए साहब। हमने उसकी तसल्ली के लिए उसके साथ मंदिर में जाके शादी भी की, लेकिन हम उसके साथ फंसना नहीं चाहते थे साहब। तो कुछ दिन हमने उसको सुल्तानपुर के घर में रखा, फिर एक दिन बोला कि हमको दिल्ली में नौकरी मिला है, वहीं चल के रहेंगे, और दिल्ली में हम उसको तिमारपुर ले आए। हमें लगा वो मर गई होगी। पीयूष ने अपना अपराध छिपाने के लिए आरती को मारने की कोशिश तो की, लेकिन अपराधी चाहे जितना भी चालाक हो, उसका किया एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। लेकिन आरती के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके दोषी उसके माता पिता भी हैं, जिनकी गैर जिम्मेदाराना परवरिश की वजह से ही आरती ने पीयूष पे भरोसा करने की भूल की। आरती को अब हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है और उसके इलाज का खर्चा हॉस्पिटल ने खुद उठाने का निर्णय लिया है, जो बेहद ही सराहनीय है। लेकिन आरती का पहले जैसा नॉर्मल हो पाना अब भी चुनौतीपूर्ण है। पंद्रह साल पहले हमने कोयल को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। माना हमने कोयल को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसके आते ही हम तीनों को एक नया जन्म हुआ था। पर कोयल 7 महीने की हुई तो पता चला वो दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी। कोयल की कॉम्प्लिकेशंस उसके जन्म से ही, ऐसा नहीं है कि सुन बोल नहीं सकती, मगर ये नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं है। उसका दिमाग शायद 5-6 साल के बच्चों से ज़्यादा कभी विकसित नहीं हो पाएगा। उसमें बोलचाल की शक्ति को डेवलप करने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों से कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता। कोयल बेटा बोलो मम्मा मम्मा मम्मा। अच्छा बेटा बोलो पापा। कोयल के मुंह से माँ और पापा सुनने के लिए हमें 5 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके अलावा कोयल कुछ भी सही से बोल ही नहीं पाती थी। पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और कोयल के भाग्य से ही मैं शादी के 8 साल बाद पहली बार माँ बनी, और एक के बाद एक हमारी जिंदगी में विभू और गुंजन भी आ गए। अब हमारा परिवार तो पूरा हो गया था। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो दिल शहर से जाता था हमारा। मम्मा, कोयल दीदी ऐसी क्यों है? उनकी वजह से सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं कि पागल का भाई पागल। नहीं वैभव, क्या हुआ? वहाँ लगी? नहीं लगी। नहीं लगी? नीचे उतर। कितनी बार कहा है जब भी ऐसा हो तो सीधा बाथरूम जाया कर। गुंजन बेटा आप चलो मेरे साथ, चलो आओ मेरे साथ। तंग आ गई मैं, कब तक ऐसे बच्चों के जैसे तेरी साफ सफाई करती रहूंगी मैं? हाँ चलो चल। कुकु कुकु कोयल, हमारे साथ खेलोगी डॉक्टर डॉक्टर? दीदी, तू अपने साथ साथ मेरा भी मजाक उड़वा रही हो। अब चलो। ए विभू, किधर जा रहा है? अंकल
बस मार्केट जा रहा हूँ। मैं भी मार्केट जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। हाँ चलो। अरे बिगू, ये कह रही है कि मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है। हम भी करें बिगू, करें। 1 2 3। कितना गंदा किया हुआ सब कुछ। मम्मा, ये क्या होता रहता है कोयल दीदी को? कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इसने अपने साथ साथ हम सबको पागल कर रखा है। वैभव तू अंदर जा और गुंजन को संभाल जा। हाँ मम्मा। गुंजन ने क्या है, यही पर सूसू कर दिया और उसी में खेले जा रही है। उठ खड़ी हो। कोयल उठ, कपड़े बदलने हैं ना। उठ कोयल, उठ कोयल, कोयल चल अंदर। सुधा, क्या हो रहा है? कोयल, क्या हो रहा है? ये देखो क्या गंदगी फैलाई हुई है इसने। बहुत असभ्य होती जा रही है। कुछ भी समझाओ तो चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाती है और इसका असर ना वैभव और गुंजन पर भी पड़ रहा है। इसके साथ साथ उनको संभालना मुझसे नहीं हो रहा केशव जी। मेरा धैर्य अब टूट रहा है। धैर्य रखना पड़ेगा सुधा, नियति को स्वीकार करना पड़ता है। कब तक स्वीकार करूं केशव जी? बहुत हो गई ममता, अब बस। कोयल बोल नहीं सकती है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। जी सर, वो बचपन से ही ऐसी है, इसलिए हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो तो किसी को बता भी नहीं सकती कि उसका घर कहाँ पर है। लेकिन कोयल खोई कैसे? सर, वैसे तो हम अकेले उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते, लेकिन आज अपने छोटे भाई वैभव के साथ बाजार गई थी। बारिश में क्यों भीग रही है? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, हाँ? वो कोयल दीदी। वैभव घर आया तो उसने बताया, उसे पता ही नहीं चला कोयल बीच रास्ते में कब खो गई। सब हमने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही है। कोयल की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो और इनके घर के आसपास पूछताछ करो। हो सकता है वो रास्ता भटक गई और ठीक से बोल ना पाने के कारण कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा। ठीक है सर। अब फिक्र मत कीजिए। कर्पूरगौरं कणावतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे परं भामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। जैन सर, सर आइए। सर, ये तो कोयल है। आसपास अच्छे से चेक करो। विजय, कोयल गोविंद नगर की है और उसके भाई के हिसाब से वो घर के पास में उसके साथ खेल रही थी जब गायब हुई। उसका घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। 15 साल की बच्ची को मार कर इतनी दूर मंदिर के सामने डालने का क्या मकसद हो सकता है? चेक करो। सर, इस बच्ची को केवल मारा ही नहीं गया, शायद इसके साथ रेप भी किया गया। इसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था सर। सर, गला घोट के मारा गया। तो सर, आपका कहना है कि ये बच्ची गोविंद नगर में रहती थी, लेकिन मैंने जब मंदिर के पुजारी जी से इसके बारे में बात करी तो उनका तो इसके बारे में कुछ और ही कहना है। साहब, करीब 3 महीने पहले कुछ लोग उस बच्ची को बच्चा चोर समझकर यहाँ पर पीट रहे थे साहब। क्यों मार रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो बच्चे को? अरे भाई बहन का बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रही थी। अरे इसकी हालत देखो बेचारी की, पागल है बेचारी। है ये क्या बच्चा चोरी करेगी? पागल है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। दोबारा इस मोहल्ले में नजर आई तो आप कुछ नहीं, जाओ। साहब, वो बच्ची ना तो ठीक से बोल सकती थी और ना ही उसकी दिमागी हालत ठीक थी।
इसीलिए लोगों ने इसे छोड़ दिया। सब वो मंदिर के बाहर बैठी रहती थी, आते जाते लोग उसे पैसे और खाने को कुछ दे देते थे। और रात को वो यहीं मंदिर में सो जाती थी। करीब 2-3 दिन वो यहाँ पर थी और फिर अचानक से गायब हो गई। और सर, आज उसकी लाश देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। आपको पूरा यकीन है कि यही लड़की थी? हाँ सर, यही लड़की थी। सर, पंडित जी के मुताबिक कोयल 3 महीने पहले भी इसी मंदिर के बाहर 2-3 दिन तक भीख मांग रही थी और इसी मंदिर के बाहर सो भी रही थी। तो क्या मतलब सर, कोयल 3 महीने पहले भी गायब हुई थी? लेकिन कोयल के पेरेंट्स ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। पता करो कि 3 महीने पहले किसी थाने में कोयल की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी या नहीं, या फिर उसके पेरेंट्स हमसे कुछ छुपा रहे हैं। फिलहाल माता पिता को बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाओ और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। कोयल, कोयल, कोयल उठ बेटा, देख देख मम्मी आई है बेटा, उठना। कोयल, उठना बेटा, उठना। मम्मा, पापा, पापा। दीदी, बंद करो गुड़गुड़ करना। आपकी वजह से हमेशा मेरी इंसल्ट होती है। आपके सॉरी बोलने से क्या होगा? लोग मुझे पागल का भाई पागल बोलना बंद कर देंगे। मम्मा, मम्मा, दीदी मिली। पापा बताओ ना, कहाँ है दीदी? बताओ ना मम्मा, प्लीज बताओ ना। सर, मैंने कोयल के बारे में पता किया है। कोयल बचपन से ही अबनॉर्मल थी, ठीक से बोल भी नहीं पाती थी सर। और सर, केशव और सुधा कोयल के असली माँ बाप नहीं है। 15 साल पहले अनाथ आश्रम से उन्होंने कोयल को गोद लिया था। मतलब कोयल अडॉप्टेड थी? विजय, एक बात तो कंफर्म है कि 3 महीने पहले कोयल उसी मंदिर के बाहर भीख मांगते देखी गई थी जहाँ उसकी लाश मिली, और तब उसके माँ बाप ने उसकी गायब होने की कंप्लेंट नहीं लिखाई थी। कोयल के माँ बाप कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे। तो आप ये मानते हैं कि 3 महीने पहले कोयल आपके साथ 2 दिन के लिए नहीं थी, बल्कि मंदिर के पास अनाथ बच्चों के जैसे भटक रही थी, और आपने पुलिस में उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई? क्योंकि सर, कोयल खोई नहीं थी, हम खुद इसे छोड़कर आए थे। धैर्य रखना पड़ेगा सुधा, नियति को स्वीकार करना पड़ता है। कब तक स्वीकार करूं केशव जी? बहुत हो गई ममता, अब बस। मुझे माफ कर देना कोयल। मुझे माफ कर देना माँ, इसको तेरे सहारे छोड़कर जा रही, इसका ख्याल रखना।
हमारा धैर्य टूट गया था सर। 15 साल से उसे अपने कलेजे से लगा के रखा, लेकिन उस रात मेरी ममता पर ग्रहण लग गया। हम इतना गिर गए कि उसको नींद की गोली खिलाकर बेसहारा मां छोड़ा। उसको छोड़कर आने के बाद मुझे हर पल ऐसा ही लगा कि मैंने सही नहीं किया। ये सिर्फ पश्चाताप नहीं था सर, उसके बिना घर सच में काटने को दौड़ता था। लेकिन वो तो सिर्फ 2 दिन थे। अब कहां से ला पाऊंगी मैं उसे? सर, माना कि हमसे गलती हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही हम कोयल को वहां से वापस ले आए थे। कोयल? 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 कोयल बेटा? कोयल? कोयल बेटा उठो। हाँ बेटा, हाँ बेटा। चलो मान लिया कि 3 महीने पहले आप लोगों ने पश्चाताप कर लिया था, लेकिन इस बार कोयल गायब नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। कहीं इस बार भी तो आप लोगों ने उसे... ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, हम लोग सपने में भी कोयल के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। बुरी तो कोयल की किस्मत थी। पहले अनाथ थी, फिर परिवार मिला, लेकिन वैसी जिंदगी नहीं मिली जैसी दूसरे बच्चों को मिलती है, और फिर मौत भी मिली तो इतनी बेरहमी से। मुझे तो लगता है कि उसके दोषी वही लोग हैं जिनको उसने अपना माना था। हाँ सर, हम दोषी हैं, लेकिन उसकी मौत के नहीं, उसकी जिंदगी के। उसको सब कुछ देना चाहते थे, मगर अब तो खुद पर ही शक होता है कि वाकई हमने उसे अपनी बेटी माना था, या वैभव और गुंजन के आने के बाद उसे पराया समझने लगे थे। सौतेले थे ना। और आप क्या सर, अब तो सारी दुनिया ही हम पर शक करेगी। शक तो करेगी। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन दोबारा बुलाऊंगा। इन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। हो सकता है नाटक कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर इन दोनों ने 3 महीने पहले कोयल को उस मंदिर के बाहर छोड़ा था, तो इस बार उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को उसी मंदिर के पास छोड़ने की गलती तो नहीं करेंगे। और सर, इनकी बातों से लग भी नहीं रहा है कि कोयल के रेप केस में इन्वॉल्व है। और जब हमने वैभव से बात की थी तो उसने बताया था कि जब कोयल गायब हुई वो वैभव के साथ ही थी। विजय, हो सकता है इन लोगों ने वैभव से झूठ बुलवाया और कोयल के रेप में भी ये लोग इन्वॉल्व नहीं, लेकिन कोयल की बॉडी मंदिर के पास मिलने का उस बात से कनेक्शन हो सकता है जो पुजारी ने बताई थी, जब लोगों ने कोयल को बच्चा चोर समझकर पीटा था। हर पॉसिबिलिटी पे काम करो। ठीक है सर। दिमागी तौर से अपंग 15 वर्षीय कोयल की हत्या के साथ उसके रेप की आशंका भी जताई जा रही थी, और ये केस अभी कोयल की जिंदगी के कई और चौंकाने वाले रहस्य सामने लाने वाला था। लेकिन उसकी इस नियति का जिम्मेदार कोई एक नहीं था। ऐसे कई चेहरे थे जो सबको चौंकाने वाले थे। सर, मैंने कोयल के मोहल्ले में पूछताछ की। कई लोगों ने बताया कि भले ही सुधा और केशव अपनी बच्ची की मानसिक स्थिति को लेकर परेशान थे, लेकिन वो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत किया करते थे। और हाँ सर, ये भी पता चला है कि मोहल्ले के कुछ बच्चे कोयल को अक्सर परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसी लड़कियों पर कई लोग नजर गड़ा कर रखते हैं। पता करो कि कोयल के मोहल्ले में कोई ऐसा था क्या जिसका कोयल के रेप और मर्डर में हाथ हो सकता है। ओके सर।
सर मैंने कोयल के पेरेंट्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे सर। उसके फादर की आईडी में एक ऐसा नंबर मिला है जिसे फेक आईडी देकर खरीदा गया था सर। वो नंबर किसी पराग शाह के नाम रजिस्टर्ड है सर। जो एड्रेस मेंशन था वहाँ पे कोई पराग शाह नहीं रहता। फिलहाल ये नंबर भी बंद है और ये आईडी पे हमें ये फोटो मिला है। पराग शाह, इसके बारे में और डिटेल्स निकालो और केशव को थाने बुलाओ। ठीक है सर। ये पराग शाह एक एनजीओ चलाता है। अब एक बार हम लोग कोयल के साथ मंदिर गए थे तो हमें वही मिला था बस। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम पराग शाह है। क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? जी बोलिए। हमारा एक एनजीओ है जोधपुर में। हम वहाँ ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। हम अपने एनजीओ के थ्रू ऐसे बच्चों को उन स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं जहाँ ऐसे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनमें कई तरह की प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप की जाती है ताकि कल को ये किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। सर हम उसकी बातों में आ गए थे और फिर उसने हमारी कोयल का फोटो खींचा था। सर ये पराग शाह जोधपुर के किसी स्कूल और हॉस्टल में कोयल का एडमिशन करवाने को बोल रहा था तो हमको लगा कि वो बहुत दूर है तो हमने मना कर दिया। यही पराग शाह है? जी सर यही है। ये वही औरत है ना जिसके बारे में पुलिस हमसे पूछ रही थी? तेरे घर भी आई थी क्या? हाँ, मैंने तो बोल दिया। ये लोग पहले भी एक बार कोयल को छोड़ा है, क्या पता इस बार इन्होंने उसको मरवा दिया हो। मम्मा सर इस पराग शाह के बारे में कुछ बातें पता चली है। वो अपने एनजीओ के नाम पर चिट फंड के जरिए लोगों से डोनेशन इकट्ठा करता था, लेकिन असल में उसकी कोई एनजीओ है ही नहीं। फ्रॉड के केस में कानपुर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। मतलब पराग फ्रॉड है ये तो पक्का, लेकिन क्या वाकई कोयल के रेप और मर्डर में भी उसका हाथ है? सर खबरियों को इस काम पे लगा दिया है और सर उस आदमी का भी पता चल गया है जो कोयल को मंदिर के पास बच्चा चोर समझ के लोगों से पिटवा रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, उसने मेरी बहन का बच्चा छीनने की कोशिश की थी। लेकिन तेरी बहन का बच्चा चोरी तो नहीं हुआ था ना? चोरी तो नहीं, लेकिन छीनने की कोशिश की थी। वो तो पंडित जी ने बोला कि वो लड़की पागल थी। उसके बाद से हमने उसको कुछ नहीं कहा साहब। तो तब कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उसके बाद उसकी नासमझी का फायदा उठाने की सोची होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया साहब हमने। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। हाँ। सर कोयल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन कोयल के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराई थी उसी रात तकरीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और सर कोयल की हत्या से पहले उसके साथ गैंग रेप किया गया था। गैंग रेप? हाँ सर चौंकाने वाली बात यह है कि कोयल प्रेग्नेंट थी। उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा था। क्या? 15 साल की बच्ची 3 महीने से प्रेग्नेंट, और उसके साथ? सर कोयल की बॉडी पे 3 लोगों के डीएनए भी मिले। हो सकता है कि इन 3 लोगों ने उसका रेप किया। अशोक सर, वो आदमी जिसने कोयल को मंदिर के पास बच्चा चोर बताकर पीटा था, उसके साथ और भी लोग थे ना? यस सर, मंदिर के आसपास के काफी लोग थे। तब उस आदमी को और उसके साथ के बाकी सारे लोगों को उठवाओ। कोयल का एक लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा था
और चौंकाने वाली बात यह थी कि महज 15 वर्षीय कोयल की हत्या के वक्त उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा था और 3 महीने पहले ही उसके माता पिता ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि 2 दिन बाद उन्होंने अपनी भूल का पश्चाताप कर लिया था। लेकिन क्या कोयल के माता पिता इस राज से परिचित थे कि कोयल गर्भवती थी? क्या कोयल प्रेग्नेंट थी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही कह रहे हैं जो सामने आया है। सर हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोयल के साथ ये सब। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। क्या किया है और क्या नहीं वो तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा। अशोक रुकना नहीं जब तक सच ना बोले। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। केशव जी, कोयल सिर्फ 3 महीने प्रेग्नेंट ही नहीं थी, बल्कि उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लंबे टाइम से उसके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। जिस किसी ने भी ये किया है ना, आप उसे छोड़ना मत। छोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं। फिलहाल ये बताइए कि आपके आस पड़ोस या मोहल्ले में कोई ऐसा था जिसकी कोयल पर बुरी नजर हो? सर कोयल को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने देते थे। वो जिद भी करती थी ना, तो मैं, केशव जी या वैभव हमेशा उसके साथ रहते थे। जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन भी वो वैभव के साथ ही गई थी? जी। हम वैभव से दोबारा मिलना चाहते हैं। बेटा, जब आप अपनी कोयल दीदी के साथ खेलने जाते थे तो कोई लड़का दीदी को परेशान करता था? अंकल, कोयल दीदी को फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता था और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलता था तो दीदी मिट्टी पर ड्राइंग बनाती थी। फिर दीदी की दोस्ती बग्गा अंकल से हो गई। वो उनकी हर बात समझते थे, इशारे में बात करते थे तो दीदी बहुत हंसती थी। ये बग्गा कौन? हमारे पास के मोहल्ले में रहता था। तो बेटा, आपकी दीदी की बग्गा अंकल से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी? हाँ अंकल, वो उन्हें बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो उन लड़कों को मना करते थे दीदी को परेशान करने से। किन लड़कों को? वो दूसरे मोहल्ले वाले लड़के, वो हमेशा दीदी का मजाक उड़ाते थे। बेटा, जहाँ आप अपनी कोयल दीदी के साथ खेलते थे, हमें ले चलोगे वहाँ? अंकल, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था और दीदी वहाँ ड्राइंग बनाती थी। बेटा, जिस दिन आपकी कोयल दीदी खोई थी उस दिन यहाँ ग्राउंड में बग्गा अंकल या फिर वो लड़के थे? क्या वो बेटा? डर नहीं बेटा, बताओ सर को जो जानते। आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं होऊंगा। पापा, मैंने उस दिन आपसे झूठ कहा था। उस दिन जब मैं और दीदी शॉप पे जा रहे थे तो मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग गया था और दीदी बोर हो रही थी। मुझे खेलने दो और जाओ अपनी ड्राइंग बनाओ। मैंने दीदी को कहा था वेट करने के लिए, लेकिन पता नहीं अचानक से दीदी कहाँ गायब हो गई। इस केस में एक के बाद एक कई राज खुल रहे थे और सबसे चौंकाने वाला राज ये था कि 15 वर्षीय कोयल के गर्भ में बच्चा किसका था। ऐसा कौन था जो एक लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, और वो कौन थे जिन्होंने गर्भावस्था में कोयल का गैंगरेप किया था। वैभव के बयान के मुताबिक कोयल को जहां आखिरी बार देखा गया था वहां फिलहाल कोयल के साथ हुए अपराध का कोई लीड नहीं मिल रहा था, लेकिन शक के आधार पर कोयल के मोहल्ले के वैद्य, चंदर, लोकेश और बग्गा को तलब किया गया। सर, हम मानते हैं कि कोयल पर हमारी बुरी नजर थी, लेकिन सर बग्गा ने हमें कभी भी उसके ऊपर चांस नहीं मारने दिया। सर, कोयल को तूने ही प्रेग्नेंट किया है ना? आप गलत समझ रहे हैं साहब। और तू क्या समझ रहा था कोयल को? बात करते करते प्यार करने लगा था उससे? साहब वो छोटी बच्ची थी। फिर भी तो छोड़ा नहीं ना उसे? कितने टाइम से मोलेस्ट कर रहा है? अब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। ये जरूर चंद्र, लोकेश और वैद्य की करतूत है साहब। हो सकता है कि तूने कोयल को प्रेग्नेंट किया और उन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप। जब तक तुम सबके सब सच नहीं बोल देते ना, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इसको तब तक तोड़ते रहना जब तक ये सच नहीं बोलता है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। विजय, इस सब भीट आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। ऐसा करो, सबका डीएनए टेस्ट करवाओ, पता चल जाएगा कि कोयल के पेट में किसका बच्चा है और किसने उसका रेप किया। ठीक है सर।
क्या सोच रहे हो? क्या सोचूंगा? अब कुछ बचा है सोचने के लिए? हमने तो हमेशा कोयल का भला ही सोचा था। लेकिन एक गलती भी की सुधा। क्यों मैं तुम्हारी बातों में आ गया? सर सर, पराग शाह के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, उसे एक मंदिर के आसपास देखा गया है जहां वो डोनेशन के लिए उस फैमिली से मिल रहा है जिनके बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है। जहां वो देखा गया, अगर वहां पूछताछ की तो वो अलर्ट हो जाएगा। उस एरिया पर नजर बनाए रखो और जैसे ही दिखाई देता है अरेस्ट कर लो उसे। ठीक है सर। जी नमस्ते, मेरा नाम पराग शाह है। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी बोलिए। हमारा एक एनजीओ है जहाँ हम मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चों को एजुकेशन और उनमें प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए काम करते हैं। कोयल के साथ क्या किया था आपने? कोयल? याद नहीं आ रहा? चलो हम याद दिलाते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं लोगों को चीट करता था और मैंने कोयल के फादर से कोयल का एडमिशन करवाने के लिए 10,000 निकलवा लिए थे, लेकिन कोयल के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने कोयल के पिता से 10,000 लिए थे? हाँ सर। क्या कहा था उनसे? मैंने उन्हें कोयल का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कहा, उसका एडॉप्शन सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट मांगी। सोचा डॉक्यूमेंट के साथ कुछ और पैसे ऐड सकता हूँ। और उसके बाद? साहब उसके बाद वो मुझे टालने लगे। नमस्ते केशव जी, वो कोयल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। पराग जी, अब हमें अपनी बेटी कोयल का एडमिशन वहाँ नहीं करवाना है और वो जो हमने आपको 10,000 रुपये दिए थे वो भी लौटा दीजिए। साहब मुझे लगा उनको मुझ पर शक हो गया है, इसलिए मैंने जो नंबर उनको दिया था वो मैंने बंद कर दिया ताकि दोबारा वो फ़ोन करके मुझसे 10,000 रुपये ना मांगने लगे। इसके अलावा साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोयल की मेडिकल रिपोर्ट से कोयल के पेरेंट्स को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया, इसी वजह से वो लोग पराग को अवॉइड कर रहे हैं? हो सकता है। पता करो कि कोयल के पेरेंट्स ने उसका मेडिकल टेस्ट करवाया था और इस पराग का भी डीएनए टेस्ट करवाओ। हो सकता है ये भी कुछ छुपा रहा हो। ठीक है सर। कोयल के गैंगरेप और हत्या में पराग की भूमिका और भागीदारी का पता लगाया जा रहा था, लेकिन ये पता लग चुका था कि कोयल के पेरेंट्स ने उसकी हत्या से 1 महीने पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवाया था। यस सर, मैंने कोयल का मेडिकल टेस्ट किया था और ये बात उसके पेरेंट्स को पता थी कि कोयल प्रेग्नेंट है, बट उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये बात किसी से शेयर ना करूं। सर, इसका मतलब ये हुआ कि केशव हमसे स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहा है। और सर, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये भी हो सकता है कि केशव भी कोयल को मोलेस्ट कर रहा हो और ये बात सुधा को अच्छी तरह से पता हो। इसी वजह से सुधा कोयल को घर से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बात वो सबको नहीं बता सकती। इस वजह से उनकी काफ़ी बदनामी होती। विजय, जैसा तुम बोल रहे हो उसके हिसाब से तो कोयल के पेट में केशव का ही बच्चा है, लेकिन कोयल का गैंगरेप भी हुआ था। सर, हो सकता है कि इस बार प्रेग्नेंट कोयल को जानबूझकर उन्होंने ऐसी जगह छोड़ दिया और मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप कर दिया। लेकिन उसकी बॉडी को उस जगह पर डंप करने का क्या मतलब, जब 3 महीने पहले उसके माँ बाप उसे छोड़कर गए? क्या कोई चाहता था कि कोयल के परिवार वाले इसमें फंसे, या फिर कहानी कुछ और ही है? सर, कहानी चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अगर कोयल को प्रेग्नेंट करके गायब करने में केशव का ही हाथ है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसी ने वैभव से झूठ बुलवाया हो कि जब कोयल गायब हुई वो उसके साथ। कि केशव अब और झूठ नहीं बोल पाएगा। थाने बुलवाओ इसे। ठीक है सर। सर, मैं मानता हूँ कि मुझे पता था कि कोयल प्रेग्नेंट है और सर मैं आपको सब कुछ सच से बताना भी चाहता हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और तूने सब कुछ इसलिए छुपाया क्योंकि उसके पेट में तेरा ही बच्चा था। तू ही था ना जो उसे मोलेस्ट कर रहा था। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। वो तो करवाएंगे, और भले ही उसके पेट में तेरा बच्चा नहीं था, लेकिन तेरे पास मोटिव था उसको मारने का।
सर मैं सपने में भी कोयल को मरवाने की नहीं सोच सकता सर। क्यों? 3 महीने पहले तो अपनी बीवी के साथ उसे मरने के लिए मंदिर के बाहर छोड़ आया था। क्या पता उसकी प्रेगनेंसी का मालूम हुआ तो फिर से वैसे ही किया हो। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है तो पहले सब कुछ सच क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें लगता था कि हमारी गलती से ही कोयल प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि हम ही लोगों से मंदिर छोड़ाए थे। मुझे शक था कि 3 महीने पहले उस मंदिर के पुजारी ने ही उसका बलात्कार किया होगा। मैंने मंदिर के आसपास पता किया तो मुझे पता चला कि मंदिर का पुजारी 2 दिन तक उसके हाथ बड़ी हमदर्दी दिखा रहा था। सर मुझे अब भी लगता है कि उस मंदिर के पुजारी ने ही कोयल को प्रेग्नेंट किया होगा। साहब हमने तो दया भाव से उस बच्ची को 2 दिन मंदिर में सहारा दिया और आप हमारी दयालुता को इतनी बुरी नजर से देख रहे हैं। आप पर शक कोयल के पिता ने जताया है, और वैसे भी जब आपने कुछ किया नहीं है तो फिर डीएनए टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम क्या है? वासना इंसानी मानसिकता की दुर्बलता है, और जब वो घिनौना रूप अख्तियार करती है तो कोयल जैसी बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं। कोयल के साथ जो कुछ भी गुजरा था वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था, लेकिन उसको इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। शक के दायरे में आए हर शख्स का डीएनए लिया जा रहा था, लेकिन परिणाम अब भी शून्य थे। सर कोयल के पिता के साथ साथ जितने भी लोगों के डीएनए सैंपल हमने लिए हैं सर, उनमें से किसी का भी डीएनए कोयल के पेट में जो बच्चा है उससे मैच नहीं करता है, और ना ही उन 3 डीएनए से मैच करता है जो रेप के बाद कोयल की बॉडी पर हमें मिले थे। लेकिन सर डॉक्टर के मुताबिक उन 3 डीएनए में से किसी एक का डीएनए कोयल के पेट में जो बच्चा है उससे मैच करता है। मतलब जिस आदमी ने कोयल को प्रेग्नेंट किया था उसी ने 2 और आदमियों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। विजय हमने कोयल के पिता के साथ साथ बाहरी एंगल को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोयल का रेपिस्ट उसका कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका उसके घर में आना जाना हो? कोयल के माँ बाप से पता करो कि ऐसे कौन कौन लोग थे और उनमें से किसका इस कांड में हाथ हो सकता है। ठीक है सर। पुलिस अब नए सिरे से कोयल और उसके परिवार के बाहरी और अंदरूनी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन नतीजे तक पहुंचने के लिए उन्हें अब भी काफी मशक्कत करनी थी। सब बता दो साहब, उसका रेप किया हम लोग ने, मगर उसके पेट में जो बच्चा था वो पंकज का था, हमारा नहीं था साहब। बता, कब से मॉलेस्ट कर रहा था कोयल को? सर कोयल जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मेरा मन उस पर फिसल रहा था, लेकिन सर मैं हमेशा खुद पे कंट्रोल कर लेता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि दीदी उसे 2 दिन मंदिर छोड़ के आई है तो मुझे लगा कि दीदी को भी उसकी पड़ी नहीं है, और इसी बात का फायदा उठा के मैंने एक दिन सब घर वालों को बाहर भेज दिया, और उसी दिन उसके साथ सर मुझे पता था कि वो इस बारे में किसी को बता नहीं पाएगी, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे सुधा दीदी का फोन आया। वो मुझसे तुरंत मिलना चाहती थी। मुझे लगा शायद उनको पता ना चल गया हो। मैं हिम्मत करके उनसे मिलने पहुंचा। क्या बात है दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया? और दीदी ने जो कहा वो सुन के मैं हैरान रह गया। महीने पहले मैंने जो कुछ भी किया उसका पश्चाताप मैं कोयल को वापस लाकर कर चुकी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि कोयल प्रेग्नेंट है मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। सोचा कि उसका अबॉर्शन करा दूं। दिल्ली के एक अस्पताल भी लेकर गई, लेकिन वहां डॉक्टर बोली कि उसका अबॉर्शन होना नामुमकिन है, और ऐसे में उसका अबॉर्शन नहीं होता तो कोयल के साथ साथ उसका बच्चा भी। मैं हार गई थी सर। कोयल की वजह से वैभव और गुंजन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी।
मैंने पंकज को कोयल को मारने को नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा था कि किसी ऐसी जगह छोड़ा जहां से वो कभी वापस ना आ सके। बहुत भरोसा था ना तुम्हें पंकज पर, है ना? तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि कोयल के पेट में पंकज का ही बच्चा था। क्या? कोयल के पेट में पंकज का बच्चा? दीदी को पता नहीं था कि कोयल को मैंने ही प्रेग्नेंट किया था, और उन्होंने मुझे कोयल को मारने के लिए भी नहीं बोला था। लेकिन मैंने सोचा अगर उसे कहीं छोड़ के ही आना है तो उसके साथ। दीदी ने बोला था कोयल विभू के साथ बाहर गई थी, विभू खेल रहा था और मैंने कोयल को ग्राउंड के बाहर से अकेले आते हुए देखा। पंकज, ये क्या बोल रही है? गंदा गंदा क्या बोल रही? और भाई हम सबको चल, इसे मारना पड़ेगा। हमने जानबूझ के उसकी बॉडी मंदिर के पास फेंकी, क्योंकि जीजाजी को शक था कि कोयल के पेट में जो बच्चा है वो पुजारी का था। सर, मुझे सच में नहीं पता था कि पंकज कोयल को जान से मार देगा। लेकिन इतना तो जानती थी कि एक 15 साल की बच्ची जो 3 महीने प्रेग्नेंट है उसको वो दर दर भटकने के लिए छोड़ देगा। जब कोयल को अपनी जिंदगी से अलग ही करना था तो उसे गोद क्यों लिया था? केशव जी, हमने तो सोचा था कि कोयल को गोद लेके उसको दुनिया की सारी खुशियां देंगे, लेकिन ये सब। सुधा, करनी चाहे भली हो या बुरी, लेकिन उस करने के नीचे दस्तखत हमेशा हमारे ही होते हैं। कहते हैं इंसान भलाई भी अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, लेकिन प्यार और ममता हमेशा निस्वार्थ होते हैं। माना कई बार हमें अपनी जिम्मेदारियां भी बोझ लगने लगती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपना भविष्य संवारने के लिए कदम हमेशा सकारात्मक ही उठाने चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच मुश्किल वक्त को बद से बदतर बना देती है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।